चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई के उस दौर में। एक ऐसा दौर जहां एक छोटी सी गैर कानूनी पर्ची में ना दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत से कहीं ज्यादा उम्मीदें छिपी होती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना। एक ऐसा गैरकानूनी धंधा जो पूरी ईमानदारी से चलाया जाता था, और इसी पैराडॉक्स ने उस पूरे दौर को और एक ऐसे इंसान को बनाया जो लाखों लोगों के लिए एक तरफ तो किंग पिन था और दूसरी तरफ एक मसीहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जुआरी पूरे शहर के मजदूर वर्ग के लिए भगवान जैसा कैसे बन गया। चलिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। उन सामाजिक और आर्थिक वजहों को टटोलते हैं जिन्होंने मटका किंग रतन खत्री को बनाया। देखिए मटका कैसे इतना बड़ा बना, ये समझने के लिए ना हमें पहले उस शहर को समझना होगा जहां ये सब शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं उस मुंबई की जो मिलों का शहर था, जहां लोग दूर दूर से काम करने आते थे और जहां अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। आज़ादी के बाद के वो दशक, मुंबई की टेक्सटाइल मिलें तो खूब चल रही थी, लेकिन वहां काम करने वाले मजदूरों का क्या? उनके लिए जिंदगी बस एक पहिया थी। दिन भर जी तोड़ मेहनत और बदले में ना के बराबर मजदूरी। मतलब एक ऐसा माहौल था जहां कोई भी आकर आसानी से एक सपना बेच सकता था और लोग उसे खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। सोचकर देखिए, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद एक मजदूर कमाता कितना था? बस कुछ रुपए, मुश्किल से गुजारा होता था। और वहीं दूसरी तरफ मटका का दाव सिर्फ 1 रुपए में लगता था, सिर्फ 1 रुपया। और ये 1 रुपया आपको क्या दे सकता था? पूरे 900 रुपए तक। ये एक ऐसी रकम थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, जिसे कमाने में उन्हें शायद महीनों या साल भी लग जाते। अब मटका का जो ओरिजिनल खेल था ना, वो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के रेट्स पर चलता था। मतलब कुछ भी साफ नहीं था, ओपेक था। तो जब ये सिस्टम गड़बड़ाने लगा, तब कल्याण जी भगत के एक पुराने साथी रतन खत्री को एक मौका दिखाई दिया। और ये मौका सिर्फ एक नया खेल शुरू करने का नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बनाने का था। और यहाँ खत्री का असली जीनियस सामने आता है। उसकी खूबी सिर्फ जुए में नहीं थी, वो एक कमाल का सोशल इंजीनियर था। उसने क्या किया? उसने एक ऐसे सिस्टम को बदला जिस पर किसी को भरोसा ही नहीं था, और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम लाके खड़ा कर दिया जो सबके सामने था, जिसे हर कोई देख सकता था, जिस पर यकीन कर सकता था। आप देखिए, ये भरोसे की कमी की जो सामाजिक समस्या थी, उसका एक जबरदस्त हल था। जब लोगों का सरकार या बैंकों जैसे फॉर्मल सिस्टम से भरोसा उठ जाता है ना, तो वो अक्सर ऐसे इनफॉर्मल भरोसे पर चलने वाले सिस्टम की तरफ भागते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस था ना, ये कोई छिपी हुई चीज नहीं थी, ये सबके सामने होता था। एक तरह का पब्लिक शो था। ताश की गड्डी से तस्वीर वाले पत्ते निकालना, भीड़ में से किसी को बुलाकर पत्ते निकलवाना, सबके सामने नंबर जोड़ना और फिर वो पूरी गड्डी नष्ट कर देना। ये एक तरह की रस्म थी, एक नाटक जिसने किस्मत के खेल को भरोसे का एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। और इसी भरोसे के दम पर खत्री ने कुछ बहुत ही शानदार रणनीतियां अपनाई। उसने अपनी इमेज को एक जुए के बॉस से बदलकर लोगों का चहेता, एक धर्मात्मा बना दिया। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी इमेज बिल्डिंग थी। सोशियोलॉजी की भाषा में कहें तो इसे सोशल कैपिटल बनाना कहते हैं। खत्री सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं कर रहा था, वो भरोसा, वफादारी और एक अपनेपन की भावना बना रहा था। एक ऐसी कम्युनिटी बना रहा था जो उस दौर की फॉर्मल इकोनॉमी में कहीं थी ही नहीं। और यही वजह थी कि वो उन मजदूरों से इतना गहरा जुड़ पाया जिन्हें लगता था कि सिस्टम तो उन्हें कब का भूल चुका है। हालत ये हो गई थी कि कई लोगों के लिए मटका में जीतना सिर्फ किस्मत की बात नहीं रह गई थी। उन्हें लगता था कि ये तो खुद रतन खत्री का दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये जो अमेरिका सपना दिखाने वाली पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी ना, इसकी एक बहुत ही अंधेरी और भयानक कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। हाँ, ये सच है कि किसी त्योहार पर मटका जीतने से किसी का घर रोशन हो जाता था। सपना बहुत ताकतवर था और कुछ कुछ किस्मत वालों के लिए ये हकीकत भी बना। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए उस सपने का पीछा करना एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। एक ऐसा सपना जो लत, कर्ज और आखिर में पूरी बर्बादी की तरफ ले गया। और ये जो नतीजे थे वो बहुत ही खतरनाक थे। लत, कर्ज, हिंसा। सोशियोलॉजिस्ट इसे सोशल पैथोलॉजी कहते हैं। मतलब एक ऐसी बीमारी जो समाज को अंदर से खोखला कर देती है, जहां वो सारे नियम और मूल्य टूटने लगते हैं जो एक कम्युनिटी को जोड़कर रखते हैं। विडंबना देखिए, जो सिस्टम उम्मीद देने के लिए बनाया गया था, वही अब बर्बादी का एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें पूरा का पूरा मजदूर तबका फंसता जा रहा था।
और कई दशकों तक तो ऐसा लगा कि खत्री के इस एम्पायर को कोई छू भी नहीं सकता। उसका नेटवर्क पूरे भारत में, यहाँ तक कि विदेशों तक फैला था। 70 के दशक में उसका रोज का टर्नओवर सोचिए 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर वक्त बदला, इमरजेंसी लगी, राजनीतिक दबाव बढ़ा, पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और मुंबई में एक नए, ज्यादा खतरनाक अंडरवर्ल्ड का उदय हुआ। इन सब ने मिलकर उस साम्राज्य की नींव हिलानी शुरू कर दी जिसे खत्री ने इतने सालों में भरोसे पर खड़ा किया था। और शायद उसके पतन की आखिरी कील थी एक पर्सनल बेइज्जती। हुआ यूं कि वो अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जा रहा था और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। तब उसे एहसास हुआ कि लोगों के लिए वो भले ही मसीहा हो, लेकिन सरकार की नज़रों में वो हमेशा एक क्रिमिनल ही रहेगा। कहते हैं इसी घटना ने उसे रिटायर होने के लिए मजबूर कर दिया। ये वाकया बहुत साफ साफ दिखाता है कि उसकी जो मसीहा वाली पब्लिक इमेज थी और कानून की नज़र में जो उसकी हकीकत थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आगे खड़ा हो जाता है। जब समाज के बनाए हुए सिस्टम लोगों को उम्मीद देने में फेल हो जाते हैं, तो क्या लोग हमेशा ही किस्मत की ऐसे खेल बना लेंगे? रतन खत्री की कहानी सिर्फ एक मटका किंग की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि जब कोई समाज अपने सबसे कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ने के सही रास्ते नहीं दे पाता, तो अंधेरे में ही ऐसे साम्राज्य खड़े होते हैं जो एक हाथ से उम्मीद बेचते हैं और दूसरे हाथ से बर्बादी। एक ऐसे जुए के साम्राज्य के बारे में सोचिए जो बंदूकों और हिंसा के दम पर नहीं, बल्कि भरोसे के दम पर खड़ा हुआ हो। एक ऐसा सिस्टम जिसकी शुरुआत हुई थी कॉटन यानी कपास की कीमतों पर लगने वाले सट्टे से। तो सवाल यही है कि यह हुआ कैसे एक सीधा साधा सट्टे का खेल भारत के सबसे बड़े अवैध जुए के नेटवर्क में बदल गया, जिसे हम सब आज मटका के नाम से जानते हैं। आइए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे उस दौर से जब यह सट्टेबाजी कानूनी थी, और फिर देखेंगे कि कैसे इसके सबसे मशहूर किंग का उदय हुआ और फिर उसका पतन भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मटका के आने से भी पहले के वक्त से, जब मुंबई में सट्टेबाजी का सीधा कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय कॉटन के व्यापार से था। ये जानकर शायद हैरानी हो कि जुए का ये जो शुरुआती रूप था वो असल में काफी हद तक वैध था। ये पूरी तरह से न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले असली आंकड़ों पर निर्भर था, और ये मिल में काम करने वाले मजदूरों के बीच बहुत पॉपुलर था, जो दिन भर की मेहनत के बाद अपनी किस्मत आजमाया करते थे। और फिर आया साल 1961, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अचानक नंबर भेजने बंद कर दिए। अब सोचिए, जब कोई नंबर ही नहीं है तो सट्टा किस पर लगेगा? पूरा का पूरा आंकड़ा जुगाड़ा का धंधा एक रात में ठप हो गया, और इसी संकट ने एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। तो पुरानी व्यवस्था तो खत्म हो गई, अब मैदान खाली था किसी ऐसे नए खिलाड़ी के लिए जो इस खेल को एक नया रूप दे सके, एक नया तरीका खोज सके। और इस खाली जगह को भरा कच्छ से आए एक व्यापारी कल्याणजी भगत ने। उन्होंने इस नंबर कहां से लाएं वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा हल निकाला और एक बिल्कुल नया सिस्टम बना दिया। भगत का तरीका बहुत ही सरल लेकिन जीनियस था। उन्होंने असली नंबरों के बजाय काल्पनिक नंबरों का इस्तेमाल शुरू किया। कागज की पर्चियों पर 0 से 9 तक के नंबर लिखकर एक मिट्टी के बर्तन यानी मटके में डाल दिए जाते थे, और बस इसी मटके से इस नए जुए को अपना नाम मिला, मटका। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसने भगत के आइडिया को एक नए लेवल पर पहुंचाया और बन गया मटका की दुनिया का बेताज बादशाह, मटका किंग। ये थे रतन खत्री। खत्री ने कल्याणजी भगत के मैनेजर के तौर पर इस धंधे के सारे दांव पेच सीख लिए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। कुछ समय बाद भगत से अनबन हुई और उन्होंने अपना खुद का सिंडिकेट शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा न्यू वर्ली मटका। खत्री ने खेल में कुछ बहुत चालाकी भरे बदलाव किए। पर्चियों की जगह वो ताश के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे, जिन्हें सबके सामने निकाला जाता था। इससे लोगों को लगा कि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है। साथ ही उन्होंने अपना मटका हफ्ते में सिर्फ 5 दिन चलाया, जो लोगों को ज्यादा प्रोफेशनल लगा। इन छोटे छोटे बदलावों ने लोगों का भरोसा जीत लिया। और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है। खत्री का पूरा साम्राज्य सिर्फ एक चीज पर टिका था, भरोसा। एक गैर कानूनी धंधे में जहां कोई नियम कानून नहीं थे, वहां खत्री का नाम ही जुबान और गारंटी हुआ करता था। जरा उनका तरीका देखिए। सबके सामने ताश की गड्डी से 3 पत्ते निकाले। मान लीजिए पत्ते आए 1, 4 और 7।
इन तीनों को जोड़ा तो बना 12। अब पहले अंक यानी 1 को हटा दिया, बचा 2, तो 2 हो गया उस दिन का विनिंग नंबर। ये पूरा सिस्टम इतना साफ सुथरा और गणित पर आधारित लगता था कि लोगों को इस पर अटूट विश्वास हो गया। और इसी विश्वास के दम पर खत्री का नेटवर्क मुंबई की गलियों से निकलकर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। और ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। 80 और 90 के दशक में जब यह धंधा अपने चरम पर था तो मटका कारोबार का मासिक टर्नओवर लगभग 500 करोड़ रुपए था। जी हां, 500 करोड़ हर महीने। खत्री का साम्राज्य सिर्फ जुए तक ही सीमित नहीं था, उसका नेटवर्क देश भर में फैला था। उसके बॉलीवुड में बड़े बड़े कनेक्शंस थे, राजनेताओं और पुलिस तक उसकी पहुंच थी। और उसने बड़ी होशियारी से अपनी एक रॉबिन हुड जैसी छवि बना रखी थी, जिससे आम लोग भी उसे पसंद करते थे। अंडरवर्ल्ड के बाकी डॉनों के होते हुए भी सट्टेबाजी पर सिर्फ उसका एक छत्र राज था। यहां तक कि बॉलीवुड भी उनकी शख्सियत से अछूता नहीं रहा। कहा जाता है कि 1975 में आई फिरोज खान की मशहूर फिल्म धर्मात्मा का किरदार उन्हीं से प्रेरित था और इसी फिल्म के बाद उनका नाम पड़ गया मटका किंग। लेकिन कहते हैं ना, हर उदय का एक अस्त भी होता है। खत्री का साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। चलिए एक नजर इस टाइमलाइन पर डालते हैं। यह मटका साम्राज्य के तेज उभार और फिर धीरे धीरे हुए उसके पतन को साफ दिखाती है। इमरजेंसी के दौरान हुई गिरफ्तारी एक बड़ा झटका था, लेकिन असली गिरावट 90 के दशक में शुरू हुई जब मुंबई पुलिस ने मटका अड्डों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। तो आखिर यह साम्राज्य गिरा क्यों? इसके पीछे कई वजहें थी। पुलिस का लगातार बढ़ता शिकंजा, अंडरवर्ल्ड की नई पीढ़ी का दबाव और बाजार में नए मटका ऑपरेटरों के आने से खत्री का एकाधिकार टूटने लगा। आखिरकार इन सब हालात को देखते हुए 1993 में खत्री ने इस धंधे से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रतन खत्री का दौर खत्म हुआ, पर मटका खत्म नहीं हुआ। वो बस अपना रूप बदलकर सड़कों से निकलकर इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स पर आ गया। आज भी क्रिकेट बैटिंग से लेकर हजारों ऑनलाइन वेबसाइट्स तक मटके की विरासत किसी न किसी रूप में जिंदा है। और यह हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अवैध सट्टे और अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में क्या लोगों का भरोसा जीतना ही असल में सबसे बड़ा विनिंग नंबर था? शायद रतन खत्री की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव में पैसा नहीं बल्कि कागज की एक मामूली सी पर्ची और सिर्फ भरोसा था। आज हम बात करेंगे मटका की और उसके बेताज बादशाह रतन खत्री की। एक ऐसी कहानी जिसमें मुंबई का ग्लैमर, आम आदमी की उम्मीद और बर्बादी सब कुछ एक साथ बुना हुआ था। करोड़ों का कारोबार, लेकिन उसकी बुनियाद में कोई सोना, चांदी या कैश नहीं था, बस कागज की एक पर्ची और जुबान का वादा। यही मटका का सबसे बड़ा कमाल था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। उस दौर में भरोसे का दूसरा नाम मटका था और मटका का दूसरा नाम रतन खत्री। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक गैर कानूनी खेल शहर के उन लाखों लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया जो मिलों में पसीना बहाते थे, सड़कों पर टैक्सी चलाते थे और दिन भर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मटका की कहानी शुरू होती है आज़ादी से भी पहले के एक खेल से जिसका नाम था आंकड़ा जुगाड़। कमाल की बात यह थी कि मुंबई में बैठे सट्टेबाज हजारों मील दूर न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज में तय होने वाले कपास के रेट पर दाव लगाते थे। टेलीप्रिंटर्स पर नंबर आते थे और यहां लोगों की किस्मत का फैसला होता था। और फिर साल 1961 में अचानक सब कुछ बदल गया। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने रेट्स भेजना बंद कर दिया और बस सटोरियों का पूरा धंधा रातों रात ठप हो गया। अब कोई नंबर नहीं था, कोई आधार नहीं था जिस पर दाव लगाया जा सके। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से ये खेल या तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता या फिर एक बिल्कुल नया अवतार लेता। इसी संकट से दो बड़े नाम उभरे। पहले थे कल्याण जी भगत, जिन्होंने वर्ली मटका शुरू किया। उनका तरीका सीधा था, एक मटके में 0 से 9 तक की पर्चियां डालो और कोई एक निकाल लो। लेकिन असली गेम चेंजर थे उनके ही मैनेजर रतन खत्री। 1964 में वो अलग हुए और शुरू किया न्यू वर्ली मटका और यहीं से इतिहास बदल गया। खत्री को एक बात समझ आ गई थी, इस खेल की सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि भरोसा है। तो उन्होंने मटकी की पर्चियों को ताश के पत्तों से बदल दिया। गुलाम, बेगम, बादशाह हटा दिए जाते थे। लेकिन असली जादू था ड्रॉ का तरीका।
भीड़ में से किसी भी आम आदमी को बुलाकर 3 पत्ते निकलवाए जाते, सबके सामने नंबर जोड़े जाते और योग का आखिरी अंक ही विनर होता। और तो और हर गेम के बाद पूरी गड्डी फेंक दी जाती थी। इस खुलेपन ने लोगों में ऐसा विश्वास पैदा किया जो पहले कभी नहीं था। तो ये खेल कौन रहा था? ये अमीरों की पार्टियों में नहीं, बल्कि मुंबई के चौलों और मिल की गलियों में खेला जा रहा था। मिल मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले, ये मुंबई की असली धड़कन थे। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद मटका उनके लिए एक छोटी सी उम्मीद थी, बस एक आस कि शायद आज उनकी किस्मत चमक जाए। और ये उम्मीद कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 80 और 90 के दशक में जब ये कारोबार अपने चरम पर था, तो इसका महीने का टर्नओवर करीब 500 करोड़ रुपए था। सोचिए जरा, एक पैरेलल इकोनॉमी जो सिर्फ भरोसे और कागज की पर्ची पर चल रही थी। देखिए, मटका सिर्फ एक जुआ नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका था। पर्ची लिखने वाले राइटर, पैसा मैनेज करने वाले बुकी और दाव लगाने वाले पंटर, हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा था। इसका असर इतना गहरा था कि खुद शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को कहना पड़ा कि अगर मटका बंद हुआ तो कई मराठी नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ें समाज में कितनी गहरी थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ थी 25 पैसे से किस्मत बदलने की उम्मीद, तो दूसरी तरफ थी बर्बादी की अंधेरी गलियां। लोग कर्ज के जाल में फंस रहे थे, हिंसक वसूली की कहानियां आम थी और इस लत ने न जाने कितने परिवारों को सड़क पर ला दिया था। रतन खत्री के सफेद कपड़े शायद बेदाग रहे, लेकिन इस खेल में खून खराबा भी कम नहीं हुआ। अब जब कोई चीज इतनी बड़ी और रहस्यमयी हो जाए तो भला बॉलीवुड कैसे पीछे रह पा। 1975 में फिरोज खान ने एक फिल्म बनाई, धर्मात्मा। कहा जाता है कि इसका मुख्य किरदार रतन खत्री से ही प्रेरित था। एक ऐसा डॉन जो अपने धंधे में बेहद क्रूर था, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। इस फिल्म ने खत्री को एक अनोखी पहचान दे दी। पर खत्री सिर्फ फिल्मों की प्रेरणा बनकर खुश नहीं थे, उन्हें अपनी कहानी खुद कहनी थी। 1976 में उन्होंने ऋषि कपूर और परवीन बाबी को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस की, रंगीला रतन। कमाल तो ये है कि उन्होंने उसके डायलॉग्स भी लिखे। सोचिए, एक मटका किंग अब अपनी कहानी खुद पर्दे पर लिख रहा था। खत्री का नेटवर्क जबरदस्त था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, सियासत के गलियारों के नेता और हाजी मस्तान जैसे पुराने अंडरवर्ल्ड डॉन सब उसके संपर्क में थे। कहते हैं कि पुलिस में उसकी पहुंच इतनी गहरी थी कि कई केस तो सिर्फ एक फोन कॉल पर ही रफा दफा हो जाते थे। वो सिर्फ मटका किंग नहीं था, वो मुंबई का एक असली पावर ब्रोकर बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। पहला बड़ा झटका 1975 में इमरजेंसी के दौरान लगा, जब खत्री को 19 महीने जेल में काटने पड़े। 80 के दशक तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी बदल चुका था। नए और ज्यादा हिंसक गैंग अपना हिस्सा मांगने लगे थे। लेकिन आखिरी चोट 1993 में लगी, जब खत्री को परिवार के साथ विदेश जाते समय नो फ्लाई लिस्ट की वजह से रोका गया। तो इस अपमान को वो सह नहीं पाए और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और फिर 1995 में पुलिस ने एक बड़े क्रैकडाउन में बचे खुचे मटका अड्डों को भी बंद करवा दिया। रिटायरमेंट के बाद मटका किंग ने एक बहुत ही शांत जिंदगी बिताई और फिर 2020 में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो अपने पीछे एक पहचान छोड़ गए, हमेशा बेदाग सफेद पठानी सूट और सर पर एक स्कार्फ। उनके साथ ही मुंबई के एक दौर का भी अंत हो गया। लेकिन क्या खत्री के जाने से खेल खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा चला गया, अड्डे बंद हो गए, लेकिन मटका जिंदा रहा। बस उसका रूप बदल गया है। अब अड्डों की जगह वेबसाइट्स और एप्स ने ले ली है। ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में ये खेल बसता है। सरकार हजारों साइट्स ब्लॉक करती है, लेकिन सट्टा और मटका जैसे शब्द आज भी डिजिटल दुनिया में गूंजते हैं। तो बादशाह चला गया और उसका कागजी साम्राज्य भी बिखर गया। लेकिन क्या किस्मत आजमाने की और एक पल में सब कुछ बदल जाने की ये चाहत कभी खत्म होती है? शायद नहीं। खेल वही रहता है, बस मैदान बदल जाता है।